वेलकम टू स्टडी क्लासेस। 12th मैथमेटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैनल पर चल रहा है और हम लोग डिफरेंशियल से रिलेटेड कुछ टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। आपका जो 5वां चैप्टर एनसीईआरटी का है, सातत्यता और अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो कंप्लीट हो चुका है वो। अब हम लोगों को अवकलज के अनुप्रयोग की चर्चा करनी है। अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर ये भी है और परीक्षा के लिए मुझे लगता है कि इससे 7-8 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से आपको मिल सकता है परीक्षा में। क्या चर्चा करनी है, क्या पढ़ना है इसमें? हम लोगों को इसमें अवकलज के अनुप्रयोग में यानी छठे चैप्टर में राशियों के परिवर्तन की दर की चर्चा करनी है। परिवर्तन की दर यानी एक राशि दी हुई है, एक कोई फलन दिया हुआ है, तो उसमें हम यानी एक चर राशि में दूसरे चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन कैसे होता है, इसकी चर्चा हमको करनी है। इसके बाद यानी राशियों के परिवर्तन की दर की चर्चा करनी है। जैसे ds/dt या dx/dt आप पढ़ चुके हैं, इसे वेग कहते हैं, यानी दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर एक कोई फलन दिया है यानी दो चर राशियों के बीच संबंध है और एक चर राशि में दूसरे चर राशि के सापेक्ष हमको परिवर्तन की दर ज्ञात करनी। दूसरा आगे बढ़ेंगे, वर्धमान और ह्रासमान फंक्शन पढ़ना है, यानी वर्धमान फलन क्या होते हैं और ह्रासमान फलन क्या होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। तीसरा टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ना है, यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब पढ़ना है। स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़ना है, अभिलंब का समीकरण पढ़ना है और कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और इसके बाद सन्निकट मान पढ़ना है, किसी फलन का सन्निकट मान क्या होगा, ये डेरिवेटिव्स का यूज करके हम निकालेंगे। और फिर इसके बाद आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है। मैक्सिमा मिनिमा का एक प्रश्न निश्चित रूप से प्रतिवर्ष परीक्षा में आता है, मैक्सिमा मिनिमा यानी उच्चिष्ट निम्निष्ट। और इस प्रकार से आपका अवकलज का अनुप्रयोग पूरा होगा। ये पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद पार्ट 2 शुरू होगा। तो हम लोग राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में चर्चा करेंगे। डिफरेंशियल आप सीख चुके हैं, सभी प्रकार के अवकलन आपको करना आ गया है। परिवर्तन की दर का मतलब हुआ कि अगर कोई फलन दिया है, एक फलन है y बराबर fx, y बराबर fx का मतलब हुआ f इज फंक्शन ऑफ x। अब अगर हमको dy/dt फाइंड करना है तो इसी को हम dfx/dt लिख सकते हैं, यानी t के सापेक्ष अवकलन की दर। अगर ये चूंकि फंक्शन x का है, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना चाहते हैं तो यहाँ d/dx ऑफ fx हो जाएगा और इसको हम f' भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। आपने तमाम प्रश्न फिजिक्स में पढ़े हैं कि दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। तो जो इस प्रकार की परिवर्तन की दर है, उनका सीधा मतलब होता है कि डेरिवेटिव निकाला गया है, डिफरेंशियल किया गया है। और इस प्रकार से जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव निकालकर हम परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम किसी प्रश्न की सहायता से देखें कि एक वृत्त दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसके क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगी, परिवर्तन की
दर क्या होगी। बहुत आसान सा प्रश्न है ये। वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और यहाँ पर हमको परिवर्तन की दर क्षेत्रफल में ज्ञात करनी है त्रिज्या के सापेक्ष। यानी r बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, r बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया और a बराबर आपका होता है क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर। यानी हमको डी ए बटा डी आर निकालना पड़ेगा और यहाँ जब हम डी ए अपॉन डी आर फाइंड करेंगे तो हो जाएगा पाई कांस्टेंट b बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2r हो जाएगा। r बराबर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ हम रख देंगे तो 2 पाई इंटू 5 यानी हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर यानी ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हुआ त्रिज्या के सापेक्ष वो हमने फाइंड किया और वो हमारा आया 10 पाई। इस प्रकार से हम तमाम तरीके के प्रश्न हमारे हो सकते हैं जिनमें हमको परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। किसी भी प्रकार का इस तरीके का प्रश्न होगा तो उसको हम रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन यानी डिफरेंशियल करेंगे और डेरिवेटिव ज्ञात करके हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी तरीके का ऐसा प्रश्न अगर है तो हम उसको हल कर सकते हैं। एक आयत दिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई दी है और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहा है, परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो इस तरीके के प्रश्न हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। अगर हम अगला एक प्रश्न देखें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी हो सकता है। एक गुब्बारा जो गोलाकार है यानी गोलाकार गुब्बारा है और एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है और इसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या परिवर्तनशील है। तो त्रिज्या परिवर्तनशील है, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या यानी गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई है और गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है, ये शर्त दी हुई है। यानी गुब्बारे के आयतन में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर हमको ज्ञात करनी है। तो अगर हम यहाँ पर r का मान देखें, r बराबर 10 सेंटीमीटर, आयतन क्या होता है, गुब्बारे का आयतन चूंकि गोलाकार रहता है इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब का अगर हम त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं तो पाई 4/3 कांस्टेंट हो जाएगा d बाई डी आर ऑफ आर क्यूब और ये हो गया 3r स्क्वायर, 3 कट जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। r बराबर 10 सेंटीमीटर तो क्या होगा dv अपॉन dr का मान होगा 4 पाई इंटू 10 स्क्वायर यानी 4 पाई इंटू 10 स्क्वायर माने 400 पाई, ये हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि यहाँ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर था त्रिज्या के सापेक्ष, इसलिए हम 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिखते थे। यहाँ आयतन में परिवर्तन की दर है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर लिखें। इस तरीके से हम ये प्रश्न कर सकते हैं।
एक प्रश्न है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपए में 13x² धन 26x धन 15 से प्राप्त होती है। x बराबर 7 पर सीमांत आय ज्ञात कीजिए। तो Rx दिया हुआ है 13x² धन 26x धन 15 और हमको x बराबर 7 पर सीमांत आय ज्ञात करनी है। सीमांत आय माने x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो dr/dx 13 कांस्टेंट हो जाएगा x² का x के सापेक्ष, 26 कांस्टेंट हो जाएगा और x का x के सापेक्ष और फिर यहाँ पर 15 का x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 26x और ये 26 और यहाँ ये 0 हो जाएगा। 26 आप कॉमन ले सकते हैं, x + 1 हो गया। 26 × 7 धन 1, x का मान 7 दिया है तो 26 × 8 यानी 208 रुपये। ये हमारा सीमांत आय हो जाती है, 208 रुपये हो जाएगी सीमांत आय अगर Rx का मान ये दिया हो। इसी प्रकार से अगर अगला एक प्रश्न देखें कि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, माने dx/dt दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो मात्रक दिए होते हैं उसकी सहायता से भी आप पहचान सकते हैं कि किसमें परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष दिया हुआ है। भुजा में परिवर्तन की दर है, प्रति सेकंड लिखा है माने समय के सापेक्ष दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर dx/dt हो गया। आयतन क्या होगा, घन का आयतन v बराबर x³ तो dv/dt क्या होगा 3x² और x का dx/dt तो क्या हो जाएगा 3x का मान 7 है और गुणे 4 तो 21 और 7 और 4 यानी 147 × 4 इतना हो जाएगा आपका 588 सेंटीमीटर/सेकंड। ये आपका उत्तर हो जाता है। तो ये आप रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर निकालेंगे। इस आधार पर आपकी जो 6.1 एक्सरसाइज है वो इसी पर होनी है, इसी पर उसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम वर्धमान और ह्रासमान फलन की चर्चा करेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होते हैं? अगर एक फलन या एक ग्राफ खींचा जाए y बराबर x², ये पैराबोला लिखा हुआ है, परवलय है ये, और आप इसका ग्राफ पढ़ चुके हैं 11th में। ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये एक ऐसा पैराबोला है जो जिसकी नाभि y अक्ष पर है, शीर्ष मूल बिंदु है। ये 11th में आपने परवलय पढ़ा है। तो fx बराबर x² या y बराबर x² के लिए अगर हम x बिलोंगिंग टू r, x वास्तविक है, इसकी चर्चा करें अगर, तो ये एक पैराबोला होगा जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। x y एक्सिस पर x डैश हो गया और ये y डैश। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जब हम x का ऋणात्मक मान रखते हैं, माने इधर का कोई मान रखते हैं, तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आलेख की ऊंचाई घटती जा रही है। अगर हम इधर देखें तो इधर हम बाएं से दाएं जा रहे थे तो आलेख की ऊंचाई घट रही थी, और इधर बाएं से दाएं जाएंगे तो आलेख की ऊंचाई बढ़ती हुई हमको दिख रही है, यानी आलेख बढ़ता जा रहा है, आलेख की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से इस आलेख की सहायता से हम ये चर्चा कर सकते हैं कि अगर x > 0 है, यानी x का मान जब धनात्मक है, इधर है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो फलन वर्धमान है। क्यों
वर्धमान है, क्योंकि x का मान जब हम धनात्मक ले रहे हैं तो फलन की ऊंचाई या ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार से अगर हम इधर की बात करें, माने जब x का मान 0 से छोटा है तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आलेख की ऊंचाई घटती जा रही है, और इसी आधार पर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की चर्चा करेंगे, वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। और यहाँ पर हमारे पास एक शर्त आ जाती है कि यदि इंटीजर्स हैं, या हम ये कहें कि कोई अंतराल है और उस अंतराल के लिए एक फलन f(x) की बात करें, तो उसमें अगर x1 का मान यदि x1 लेस देन x2 और fx1 भी fx2 से छोटा है, x1 छोटा है x2 से और fx1 भी fx2 से छोटा है, x1 x2 बिलोंगिंग टू I, अगर ये शर्त लागू हो रही है तो जो हमारा फलन होगा वो वर्धमान फलन कहलाएगा। यानी अगर x1 का मान x2 से छोटा है और fx1 भी fx2 से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में जो उस अंतराल I के लिए जो हमारा फलन होगा वो दिया गया फलन वर्धमान फलन कहलाएगा, वर्धमान फलन। दूसरी शर्त आती है अगर विपरीत स्थित है, माने यदि x1 ग्रेटर देन x2 है लेकिन fx1 लेस देन fx2, तो ऐसी स्थिति में ये फलन ह्रासमान फलन हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या था, x1 x2 से छोटा था और fx1 भी fx2 से छोटा था, माने जो यहाँ था वही यहाँ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि x1 बड़ा है x2 से तो fx1 fx2 से छोटा है, या हम ये कह सकते हैं कि यदि x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से बड़ा होगा, माने विपरीत है। ये संख्या छोटी है तो ये फलन बड़ा होगा, ये संख्या बड़ी है तो ये फलन छोटा होगा, माने फलन का मान, फलन का सेंस फलन के मान से है। तो ऐसी स्थिति में जो फलन होगा इस अंतराल के लिए ह्रासमान फलन होगा। अब हमारे पास ये बात आती है कि वर्धमान और ह्रासमान फलन को ज्ञात करने के लिए हम कैसे पता करेंगे कि कोई फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो उसका जो तरीका है बहुत आसान सा तरीका है। अगर हम कोई फलन की बात करें, एक क्वेश्चन बहुत साधारण सा क्वेश्चन देखें कि अगर f(x) कोई फलन है, यदि f(x) कोई फलन है 5x - 3 या -2 और इसका प्रांत दिया हुआ है r, r पर वर्धमान है, वर्धमान है, ये हमको देखना है। क्या हो जाएगा, x1 ग्रेटर देन x2 या x1 लेस देन x2, कुछ भी अगर हम ले लें, यहां से लेस देन लिखा है, आप लेस देन ले सकते हैं। यदि x1 x2 बिलोंगिंग टू r, x1 लेस देन x2, तो अगर x1 x2 से छोटा है तो निश्चित रूप से 5 से गुणा कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5x1 भी 5x2 से छोटा ही होगा। और इस स्थिति में 5x1 - 3 भी 5x2 - 3 से छोटा ही होगा। और 5x1 - 3 का मतलब हुआ fx1 लेस देन fx2। यहां हम लेस देन लेकर चले और लेस देन ही मिल रहा है, यानी fx क्या होगा, fx वर्धमान फलन होगा। इसकी चर्चा हम कर रहे थे कि वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन की हम बात कैसे करेंगे, कि कैसे पता करेंगे कि कोई फलन दिया गया फलन वर्धमान है अथवा ह्रासमान है। तो इसकी चर्चा हम इस प्रकार से कर पाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई फलन है f और अंतराल दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल ab और ओपन इंटरवल ab, और ये इस अंतराल पर सतत और इस अंतराल पर अवकलनीय है। तो यहाँ भी हम ह्रासमान और वर्धमान फलन की चर्चा करेंगे। अगर हम ये देखें, प्रत्येक
x बिलोंगिंग टू कोई x एक एलिमेंट है जो अंतराल AB में बिलोंग कर रहा है। x बिलोंगिंग टू AB के लिए f डैश x का मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो ये वर्धमान फलन होगा। तो f या fx या f ही लिख लीजिए, f वर्धमान फलन होगा, एक वर्धमान फलन होगा। किस अंतराल में? जो AB अंतराल दिया हुआ है उस अंतराल में fx एक वर्धमान फलन होगा। और अगर प्रत्येक x बिलोंगिंग टू AB के लिए f डैश x का मान 0 से छोटा आ जाता है तो f एक ह्रासमान फलन है। इसका प्रयोग भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। अब एक तीसरी बात है कि x बिलोंगिंग टू AB के लिए fx का मान 0 भी हो सकता है, और अगर 0 हो जाता है तो f क्या होगा? एक अचर फलन, अचर फलन हो जाएगा। यानी तीन स्थितियां हमारे पास आ जाती हैं। अगर एक अंतराल AB में f सतत है और ओपन इंटरवल AB पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, और अगर x के किसी मान के लिए f डैश x का मान 0 से बड़ा आता है तो वो एक वर्धमान फलन हो जाएगा, और अगर 0 से छोटा आता है तो एक ह्रासमान फलन हो जाएगा। लेकिन अगर 0 आ जाता है तो फलन ना तो ह्रासमान होगा और ना वर्धमान, यानी ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसकी सहायता से भी हम विभिन्न फलनों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न प्रश्नों को हल कर सकते हैं कि दिया गया फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। और इस क्रम में अगर हम कुछ प्रश्न देखें तो प्रायः त्रिकोणमितीय फलनों को हम ऐसे देख सकते हैं। वैसे कोई भी सवाल किया जा सकता है, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। किसी फलन की बात करें, कोई एक फलन ले लें जिसके लिए हमको ये चेक करना है कि वर्धमान है या ह्रासमान है। और एक प्रश्न है fx बराबर x स्क्वायर, fx बराबर x स्क्वायर और x बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी माने धनात्मक संख्याएं में एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका देखें, fx बराबर हमारे पास दिया है x स्क्वायर, f डैश क्या आएगा? 2x। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x आएगा। x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी, 0 से अनंत तक जो भी नंबर होंगे वो सब धनात्मक संख्याएं ही होंगी। तो जब ये धनात्मक संख्याएं हैं तो हमारा ये क्या होगा? ये भी पॉजिटिव ही आएगा। यानी f डैश x क्या आया? पॉजिटिव आया। और जब f डैश x पॉजिटिव आएगा यानी ग्रेटर देन 0 आएगा, इसलिए 0 से अनंत में f क्या होगा या fx क्या होगा? वर्धमान होगा। बहुत आसान है सिद्ध करना। हम ये दिखा दें कि उस अंतराल में f डैश x का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर निगेटिव आ रहा है तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन दिया है तो उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। जैसे एक प्रश्न देखें कि अंतराल दिया है 0 से पाई और फलन दिया है cos x, fx बराबर cos x 0 पाई में ह्रासमान है। ह्रासमान फलन ये हमको देखना है कि 0 से पाई के बीच जो fx का मान है यानी fx बराबर cos x है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो fx बराबर cos x और हम इसका डिफरेंशियल करें तो क्या मिलेगा? माइनस साइन x। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि चूंकि
जो हमने डिफरेंशियल पढ़ा है, बिना डिफरेंशियल के प्रश्न नहीं हल किए जा सकते। तो इस बात को आप बिल्कुल निश्चित रूप से याद कर लें, और डिफरेंशियल आपको सीखना ही है, अन्यथा आप गणित का जो सिलेबस है इंटरमीडिएट का वो तैयार नहीं कर सकते। अब यहाँ पर 0 से पाई के बीच, यानी जो दूसरा चतुर्थांश है और पहला चतुर्थांश है, वहाँ साइन x का मान धनात्मक होता है, लेकिन f डैश x का मान चूंकि माइनस में लिखा है तो ये निगेटिव आएगा। साइन x तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन cos x का मान अगर हम निकालते हैं तो 0 से पाई के लिए साइन x ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन f डैश x जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। 0 पाई में साइन x ग्रेटर देन 0, इसलिए 0 पाई में f डैश x क्या होगा, लेस देन 0। 0 पाई में fx ह्रासमान होगा। क्यों ह्रासमान होगा? क्योंकि ये जो मान है हमारा वो लेस देन 0 आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है और ऋणात्मक आ रहा है। जब ऋणात्मक आ रहा है तो हम दिए गए फलन के लिए जो मान है उसको हम कह सकते हैं कि ये निरंतर एक ह्रासमान फलन होगा। एक अगला प्रश्न देखें, fx बराबर साइन x, अंतराल दिया है पाई बाई 2 से पाई में ह्रासमान है। ये हमको देखना है कि पता करना है कि दिया गया फलन पाई बाई 2 से पाई जो अंतराल है fx बराबर साइन x के लिए ह्रासमान है या वर्धमान है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो fx बराबर साइन x, और अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो साइन x का डिफरेंशियल आपको पता है cos x होता है। अब cos x का मान पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई माने दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश के लिए cos x का मान निगेटिव होता है। cos x निगेटिव होता है माने लेस देन 0 होता है, इसलिए पाई बाई 2 से पाई में क्या आया, f डैश x लेस देन 0, और जब लेस देन 0 हो गया तो ये फलन हमारा ह्रासमान फलन हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि जो fx होगा, fx पाई बाई 2 से पाई में ह्रासमान। तो हम यहाँ पर इस बात की चर्चा कंप्लीट करते हैं कि हमारा फलन कैसे ह्रासमान होगा और कैसे वर्धमान होगा। अगर फलन fx दिया हुआ है किसी अंतराल में और उस फलन के लिए जो हमारा मान है वो लेस देन 0 आ जाता है, फलन का मान नहीं डिफरेंशियल का मान, उसका डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है, f डैश x 0 से छोटा आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। उसी अंतराल में अगर 0 से बड़ा आता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर 0 आ जाता है तो कांस्टेंट फलन होगा। यहाँ पर आप देखें तो पाई बाई 2 से पाई दिया हुआ था, अगर ये 0 से पाई बाई 2 दिया होता तो 0 से पाई बाई 2 होने पर जब हम मान निकालते तो cos x आया है, और cos x का मान 0 से पाई बाई 2 में ग्रेटर देन 0 होता है माने पॉजिटिव होता है। पहला चतुर्थांश सभी के लिए धनात्मक होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 होता, यानी हम यहाँ लिखते ये एक वर्धमान फलन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी जो 6.1 एक्सरसाइज और 6.2 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। आपका हमने रेट ऑफ चेंज की बात की, यानी परिवर्तन की दर किसी एक राशि में दूसरे चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर की चर्चा की, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की चर्चा की। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम टेंजेंट और नॉर्मल की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। आप अपना सिलेबस निश्चित रूप से कंप्लीट करते रहें। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है कि आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए इस समय दूसरे माध्यम अवेलेबल नहीं है, आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। तो आप
जो तमाम लेक्चर आ रहे हैं उन लेक्चर का प्रयोग करें। इसी क्रम में आपके लिए एक बेहतर सुविधा स्टडी क्लासेस के द्वारा अवेलेबल कराई जा रही है हमारे माध्यम से, तो हमारे चैनल पर आप बने रहें। अगर आपने स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर प्राप्त होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो कल हम यानी अगले सेशन में हम अगले लेक्चर में टेंजेंट और नॉर्मल की चर्चा करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। धन्यवाद।